गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज हम जो NTA CUET या DU या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री डोमेन आपका सब्जेक्ट है, तो उससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस के 4 वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आज फिफ्थ है। इसमें प्रैक्टिस MCQ क्वेश्चंस होंगे जो हम डिस्कस करेंगे एंड इसकी PDF जो है आप वो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहें। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो ये सीरीज है इसमें हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं और उसके आसपास जो भी इम्पोर्टेंट आंसर्स और आपको एक्सप्लेनेशन है जिससे भी एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन आ सकता है वो भी हम पूरा डिस्कस करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप वीडियो से और चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स द पीपल ऑफ विजयनगरा ऑब्टेन्ड वाटर फॉर देयर नीड्स। जो विजयनगर के लोग थे वो अपनी जो पानी सबको चाहिए उसकी जरूरत वो कैसे पूरी किया करते थे, क्या सोर्स था? तुंगभद्रा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, सिंधु रिवर या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है जो विजयनगर एम्पायर है वहां पे तुंगभद्रा रिवर फ्लो करती है उसके नॉर्थ ईस्ट एरिया में। आई थिंक सो नॉर्थ ईस्ट ही है, बट मुझे हल्का सा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो वहां पे वो फ्लो करती है एंड वो एक बहुत बड़ा सोर्स था जो विजयनगर एम्पायर के लोगों के लिए। तो आपका आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। वट इज द कॉमन फीचर ऑफ ऑल भक्ति सेंट्स। अगर हम भक्ति सेंट्स की बात करें तो उनका कॉमन फीचर क्या था? कंपोज देयर वर्सेस, अपने वर्सेस कंपोज करते थे उस भाषा में जो कि उनके फॉलोअर्स समझ सकें। अथॉरिटी, जो प्रीस्टली क्लास थी, जो ब्राह्मण्स थे, उनकी अथॉरिटी को वो रिजेक्ट करते थे। थर्ड, वुमेन को डिस्करेज करते थे, मतलब उनको डिस्करेज करना मतलब उनको प्रोत्साहन ना देना, उनको डीमोटिवेट करना कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें, उस बात से वो डिस्करेज करते थे। आइडियल जो वर्शिप, जो मूर्ति पूजा होती है, वो उसको एनकरेज करते थे। तो बताइए इनमें से कौन सा एक कॉमन फीचर है जो सारे जो भक्ति सेंट्स होते थे वो फॉलो करते थे? तो इसका आंसर है कि ए, वो अपनी जो वर्सेस होते थे, लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में कंपोज करते थे जो सारी भाषा, जो उनके फॉलोअर्स हैं वो समझ सके। इसलिए कभी कभी वो रीजनल जो लैंग्वेज होती थी उसमें वो उनको कंपोज भी किया करते थे। अगर हम सेकेंड पॉइंट को देखें कि वो रिजेक्ट करते थे अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स, तो ये सही नहीं है। काफी बार जो बहुत लिटरेट होते थे, संस्कृत रीडिंग लोग होते थे, उनको वो भी भक्ति सेंट्स बनते थे। तो संस्कृत क्लास और ब्राह्मण्स होते थे उनको रिजेक्ट नहीं किया जाता था अथॉरिटी को। वुमेन को एक्सप्रेस करने दिया जाता था, उनको एनकरेज किया जाता था, डिस्करेज नहीं किया जाता था। मूर्ति पूजा को वो एनकरेज नहीं करते थे, तो इसीलिए कॉमन, कुछ कुछ भक्ति सेंट्स करते थे, कुछ नहीं करते थे। तो इसीलिए जो कॉमन फीचर की बात है तो वो आपका आंसर है ए। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इकोनॉमी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। अगर हम हड़प्पा की इकोनॉमी की बात करें तो इनमें से कौन सी बात सही है? During Harappa civilization, economic life of the people was very poor, कि वहां के जो लोग थे वो बहुत गरीब थे। सेकेंड पॉइंट, हड़प्पा सिविलाइजेशन में सिर्फ इंटरनल ट्रेड होता था। थर्ड, पिक्चर्स हमें मिलती हैं शिप्स की, बोट्स की, और हमें ये सब सील्स जो होती हैं उन पे मिलता है। जो थ्रो अ लाइट ऑन हड़प्पन कॉन्टैक्ट्स की, मतलब जो ये शिप्स और बोट्स हमें सील्स पे मिलती हैं, ये हमें ये बताती हैं कि हड़प्पा जो है, इनके कॉन्टैक्ट फार ऑफ प्लेसेस, दूर दराज के जो इलाके हैं वहां तक भी इनका कॉन्टैक्ट रहा होगा। फोर्थ, ईरान जो है वॉज द ट्रेडिंग आउटपोस्ट ऑफ हड़प्पन्स विद अदर सिविलाइजेशन। अदर सिविलाइजेशंस के साथ जो ट्रेड करने के लिए एक आउटपोस्ट होता था वो ईरान था। तो ये 4 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट करेक्ट है?
तो आपका आंसर है थर्ड। जो पिक्चर्स ऑफ शिप्स बोट्स फाउंड होती हैं वो हमें ये बताती हैं, ये सोर्स है कि हड़प्पन का फार ऑफ प्लेसेस तक कांटेक्ट रहा होगा। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि हड़प्पा सिविलाइजेशन बहुत पुअर थी, तो ये सच नहीं है। हमें काफी सारी चीजें मिलती हैं जो इंडिकेट करती हैं वहां पे रिच लोग होंगे, इकोनॉमी काफी प्रॉस्परस होगी। हमें गोल्ड की चीजें, हमें काफी सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो बताती हैं कि लोग ट्रेड करते थे। बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ऑल्दो हमें स्क्रिप्ट नहीं पता तो हम श्योर नहीं है, बट ये कहना कि वो लोग बहुत ही पुअर थे तो ये तो गलत है। अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो वो सिर्फ इंटरनल ट्रेड करते तो जी नहीं, वो एक्सटर्नली चाइना हो गया या दूर दराज के एरिया ओमान वगैरह में भी वो ट्रेड किया करते थे, उसके हमें ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। ये वाला जो फोर्थ पॉइंट है कि ईरान वाज द ट्रेडिंग आउटपोस्ट, तो ईरान नहीं था, इसकी जगह शोर्तुगई था। शोर्तुगई अफगानिस्तान में है आज की डेट में अगर हम बात करें, तो वो जो है वो आउटपोस्ट था, ईरान नहीं था। तो इसलिए ये आंसर भी गलत है, इसलिए आपका करेक्ट है थर्ड। ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है विद द रेफरेंस टू एन ए अकबरी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो एन ए अकबरी जो है वो पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रोजेक्ट, एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो कि हिस्ट्री राइटिंग कमीशन, हर जो राइटिंग होती थी, राइटर्स तो इतने अमीर नहीं होते थे तो उनको कमीशन किया जाता था, पैसे दिए जाते थे, तो वो हिस्ट्री राइटिंग कमीशन बाय अकबर। सेकेंड पॉइंट, इट कंटेन्स, एन ए अकबरी कंटेन्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो कि रिकंस्ट्रक्टिंग, हमें जो मुगल्स की हिस्ट्री है, चाहे वो एग्रीगेरियन जो एग्रीकल्चर करते थे वहां पे, उनकी हिस्ट्री को समझने में हेल्प करती है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। थर्ड, डेटा वॉज नॉट कलेक्टेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ऑल प्लेसेस, हर जगह से बराबर तौर से डेटा नहीं कलेक्ट किया गया था। फोर्थ, डिटेल लिस्ट प्राइसेस के, वेजेस के हमें एन ए अकबरी में मिलते हैं। आगरा और उसके आसपास के एरिया के बारे में हमें उनके वहां कितना प्राइस था चीजों का, लोगों को कितनी तनख्वाह, वेज कितनी मिलती थी, वो सब हमें देखने को मिलता है। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रही है कि एन ए अकबरी एक लार्जर प्रोजेक्ट का हिस्सा था, तो ये सही है। जो अकबरनामा था ये उसका पार्ट था, अकबरनामा के 3 पार्ट्स थे ना जो कमीशन बाय अकबर थे, तो उसमें से एक पार्ट था एन ए अकबरी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। अगर हम इस पॉइंट को भी छोड़ते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि डेटा जो था वो हर जगह से बराबर नहीं इकट्ठा किया गया था, तो ये सही है। जो कैपिटल एरिया होता था या जो इम्पोर्टेंट सिटीज होती थी वहां का डेटा थोड़ा ज्यादा अच्छे से पता है, बट जो दूर दराज के एरिया होते थे उनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं चीजें दी गई हैं। तो यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं के बारे में हमें ज्यादा पता है और कहीं के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता है, तो नॉट कलेक्टेड यूनिफॉर्मली। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो प्राइजेस लिस्ट, डिटेल्ड वेजेस वगैरह एन ए अकबरी में मेंशन है। अगर ये सिर्फ यहीं तक स्टेटमेंट होती तो ये गलत हो जाता, बट इसमें एक्वायर्ड डेटा जो कैपिटल ऑफ आगरा और उसके आसपास का, जैसे कि मैंने बताया कि कैपिटल और उसके आसपास की एरिया की ज्यादा इंफॉर्मेशन होती थी, तो डिटेल में हमें पता चलता है। इसी ठीक उसी तरह आगरा और उसके आसपास के एरिया में लोगों के प्राइस कितना था चीजों का, वेजेस कितनी थी, लोग कितने, मतलब प्राइस चीजों का कितना था, लोगों की तनख्वाह कितनी थी, ये सब हमें पता चलता है। बट जो सेकंड पॉइंट है जो उसमें वो कह रहे हैं कि एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द एग्रीगेरियन हिस्ट्री ऑफ मुगल्स, ये आंसर आपका गलत है और इसीलिए यही आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये कंटेन्स इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल नहीं इनवैल्यूएबल, आप उसकी वैल्यू नहीं आंक सकते। तो ठीक है, इसलिए इसका आंसर है आपका सेकंड। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर डिफरेंसेस, जो सोसाइटी में हमारे एक जेंडर भेदभाव है, मैन और फीमेल में, मेल और फीमेल में जो डिफरेंस है, उसका जो भेदभाव है, वो जेंडर डिफरेंसेस, उनका क्या रीजन था? फैक्टर्स क्या थे कि वुमेन को पेटर्नल स्टेट, जो उनके फादर का स्टेट है, अगर किसी की डेथ होती है, सपोज एक मिस्टर ए है,
तो उनके जो सन है मिस्टर बी, उसको उनकी सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन इनकी वाइफ, इनकी डॉटर, इनकी सिस्टर, इनकी मदर, उनका कोई अधिकार नहीं है उनकी स्टेट पे। ये होता था रूल, और यही पेट्रिनियल सॉरी पैटर्नल एस्टेट जो शेयर नहीं होती थी वुमेन के साथ, उसका यही मतलब है। गोत्र ऑफ वुमेन, पॉलीगैमी या ऑल ऑफ दीज? तो आपका आंसर है फोर्थ, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि गोत्र ऑफ वुमेन जब मैरिज होती थी तो उससे पहले एक लड़की का जो गोत्र होता था वो उसके फादर का होता था, और आफ्टर मैरिज उसको अपने फादर का गोत्र को छोड़ के अपने हस्बैंड के गोत्र को फॉलो करना होता था। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो पॉलीगैमी मतलब एक हस्बैंड जिसकी मल्टीपल मतलब मोर देन वन वाइफ है। तो ये तीनों ही फैक्टर हैं कि सोसाइटी में जेंडर डिफरेंसेस थे। अगर हम क्वेश्चन 6 की बात करें, विच किंग ऑफ मगध वाज कॉल्ड द डिस्ट्रॉयड ऑफ ऑल क्षत्रियास, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियास? बिंदुसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्ता या फिर महापद्मानंदा? तो अगर हम ऐसे किंग की बात करें जो मगध के थे और उनको डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय माना जाता था, तो इसमें आई थिंक सो आप चंद्रगुप्त और महापद्मानंदा में कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि चंद्रगुप्त वाज आल्सो बिलोंगिंग टू मौर्य कम्युनिटी। एंड अभी तक ये चीज अगर हम ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में देखें तो मौर्य कम्युनिटी को हम क्षत्रिय नहीं मानते, एंड किंग्स हमेशा क्षत्रिय होते थे। तो डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय की अगर हम यहाँ पे बात करें, बट इसका आंसर महापद्मानंदा है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, क्योंकि उनको डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय माना जाता था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 कह रहा है, ऑल द वैष्णव भक्ति सेंट्स इन साउथ इंडिया। जो वैष्णव यानी कि जो विष्णु जी के अवतार की पूजा करते हैं उनको वैष्णव जी विष्णु जी के अवतार हो गए, जैसे कृष्ण हो गए, राम जी हो गए, जो उनके अवतार हैं उनकी पूजा करते हैं भक्ति से। साउथ इंडिया में उन्हें किस नाम से जाना जाता है? अलवर्स, नयनास, सगुना, निर्गुणा? तो उन्हें अलवर्स कहा जाता है। और अगर हम नयनार्स की बात करें तो वो हो गए जो शिव जी की पूजा करते हैं। सगुन भक्ति जिसमें एक फॉर्म है, निर्गुण मतलब कि कोई फॉर्म नहीं है, उस तरीके से भक्ति करना। तो आपका आंसर वैष्णव भक्ति, तो अलवर्स। क्वेश्चन 8 कह रहा है, किताब उल हिंद वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल? अल बिरूनी, इब्न बतूता, फ्रैंकोइस बर्नियर या नन ऑफ दीज? तो जो ये किताब उल हिंद थी ये अल बिरूनी ने लिखी थी, एंड ये अरेबिक में लिखी गई थी। इस बुक के 80 चैप्टर्स थे जो कि पार्ट्स में डिवाइडेड थे, और हर चैप्टर में एक इंट्रो होता था, फिर पूरा डिटेल होती थी, और फिर कंक्लूजन समरी फॉर्म में दिया गया था। ऐसे करके उन्होंने 80 चैप्टर्स इस बुक में मेंशन किए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9। विद रेफरेंस टू प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 हेल्ड इन ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि तब तो हम 1937 में ब्रिटिश इंडिया थे, एज अ मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके मैंडेट के हिसाब से ये चीज हुई थी, प्रोविंशियल इलेक्शन हुए। सेकंड है, द इलेक्शन वाज बेस्ड ऑन लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज, कि हर कोई वोट नहीं कर सकता, लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज थी। थर्ड, इलेक्शन मैनिफेस्टो जो कांग्रेस का था उसने रीअफर्म किया कि वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, टोटल एक्सेप्टेंस, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें से अगर हम इनकरेक्ट की बात करें तो वो है थर्ड पॉइंट, कि इलेक्शंस ऑफ मैनिफेस्टो, द इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ कांग्रेस रीअफर्म्ड इट्स टोटल रिजेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो एक्सेप्टेंस नहीं, रिजेक्शन था, इसीलिए ये आपका आंसर है। ये इनकरेक्ट की बात हो रही थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। Which of the following land revenue system during British rule was known based on sunset law?
सनसेट लॉ मतलब जैसे ही सनसेट हुआ उससे पहले आपको हमें अपना जो भी रेवेन्यू है वो पूरा देना है। रयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट या ऑल ऑफ दीज। तो ये जो सिस्टम था ये परमानेंट सेटलमेंट में होता था और अगर आप नहीं देते थे तो आपकी जो जमींदारी होती थी उसको जब्त कर लिया जाता था और उसकी ऑक्शन होती थी जो हमने चैप्टर के बिल्कुल इंट्रो में देखा था कि एक स्टेट की ऑक्शन हो रही थी। अब कुछ परमानेंट सेटलमेंट पे ही अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 1793 में इसको इंट्रोड्यूस किया था और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नविल्स, ठीक है। और इस जो ये परमानेंट सेटलमेंट रेवेन्यू सिस्टम था इसका फेलियर हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके बाद में भी इनको पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। रीजंस जो फेलियर के थे कि जो डिमांड्स इनिशियली ही इतनी हाई रखी गई थी और इम्प्रैक्टिकल थी लोगों को पूरी करनी। डिमांड 1790s में इम्पोज की गई जब महामारी आ गई, डिप्रेस था प्रोडक्शन, मार्केट में उतने पैसे नहीं मिल रहे थे तो जो किसान थे उनको अपने कर देने में बहुत मुश्किल आती थी। जितनी भी हार्वेस्ट हो चाहे कम हो ज्यादा हो उनको पंचुअली एक सनसेट लॉ था उसको हिसाब से उनको पैसे देने होते थे जो कि बहुत मुश्किल होता था। और परमानेंट सेटलमेंट ने जमींदार की पावर को भी कम कर दिया था, उनके काम सिर्फ कलेक्ट रेंट करना और जमींदारी को मैनेज करना ही रह गया था। इसमें मैंने पहले जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि पहले ये अपने खुद के लोग रखा करते थे, एक तरीके से अपनी पुलिस इनकी आर्मी होती थी, अपने लोग होते थे, पावर होती थी इनके पास, फिर ये जज की तरह भी एक्ट करते थे कहीं कहीं पे। बट जब परमानेंट सेटलमेंट इम्पोज हुआ तो ये जमींदार सिर्फ कलेक्ट रेवेन्यू करना और अपनी जमींदारी को मैनेज करना बस इनका उतना ही काम रह गया था। तो देयर वर्क गॉट रिड्यूस्ड और मतलब इनकी पावर जो थी वो कम हो गई थी, काम तो नहीं पावर कम हो गई थी इनकी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या बी एन राव। तो इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसका आंसर है बी एन राव। अगर हम डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो ये चेयरमैन थे ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी तो आपका आंसर डॉक्टर अंबेडकर होते। अगर आता कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो आपका आंसर होता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो जवाहरलाल नेहरू थे ही वाज द चेयरमैन ऑफ स्टेट कमेटी, ठीक है। बट क्वेश्चन कह रहा है एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो वो है बी एन राव। बट अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू स्टेट कमेटी के चेयरमैन थे। आगे बढ़ते हैं। द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन was related to which of the following events of freedom movement? आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन क्या होता है मैं आपको भी बाद में बताती हूँ, पहले आप थोड़ा सा पढ़ लो। अगर आपको आंसर आता है तो आप इन एमसीक्यूज में सॉल्व कर लो। दांडी मार्च, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट। तो इसका आंसर है द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। और ये जो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन था इसका बेसिकली इसको 25 अगस्त 1857 को पब्लिश किया गया था। किसके लिए पब्लिश किया गया था? ऑडियंस ऑफ पीपल ऑफ हिंदुस्तान। पीपल ऑफ, इसकी ऑडियंस कौन थी? तो मेरी हैंड राइटिंग मतलब आप सुन लेना, मैं इसको थोड़ा साफ साफ लिख देती हूँ। ऑडियंस कौन थी इस चीज की? पीपल ऑफ हिंदुस्तान, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, उनके लिए इसको पब्लिश किया गया था। एंड इसका पर्पस ये था कि जो मुगल पावर थी, एम्पायर था, उसको रिस्टोर करने के लिए इसको पब्लिश किया गया था। तो ये था आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन और ये
1857 के रिवोल्ट के इवेंट पे बेस्ड था। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी एक्शंस थे उनको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि करप्शन वगैरह के केसेस आ रहे थे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया था? 1733, 1773, 1793 या 1818? तो इसका आंसर है 1773। एंड ये जब पास किया गया था तब यहाँ के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये उस टाइम पे गवर्नर थे जब इसको पास किया गया था। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसने शुरू किया था? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कमल आजाद, मोहम्मद अली एंड शौकत अली या महात्मा गांधी? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। एंड मैंने पिछली या शायद थर्ड प्रैक्टिस सेशन में जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी थी वो भी मैंने उसमें डाली थी, उस क्वेश्चन आंसर है बीच में, तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार वो भी पढ़ के देख सकते हो। बाकी इसका आंसर महात्मा गांधी है। और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक तरीके से शुरू हुई थी डांडी मार्च के साथ, जिसमें सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था गांधी जी ने, और डांडी मार्च शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 में, और उसके बाद उन्होंने जाके सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है अगर हम ज्योतिदास ऑफ बंगाल की बात करें? ज्योतिदास ट्रेड और कॉमर्स इंक्लूडिंग मनी लेंडिंग, जो उधार देना होता है पैसे का लोकल लेवल पे, उन सारे के सारे कामों को कंट्रोल करते थे। ट्रेड हो गया, व्यापार, कॉमर्स, मनी लेंड करना, ये सब। ज्योतिदास सिटीज में ही रहते थे सिर्फ ओनली। ये लेस पावरफुल रिगार्ड किए जाते थे जमींदार के कंपेयर में, या नन ऑफ दीज? तो अगर करेक्ट स्टेटमेंट की बात की जाए तो उसका आंसर है फर्स्ट। ज्योतिदास ट्रेड, कॉमर्स, मनी लेंडिंग, बिजनेस लोकल लेवल पे सब कंट्रोल करते थे, इसलिए ये आपका आंसर है। सेकंड पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत है। रैदर वो लोग विलेज में रहते थे तो रायत इनकी बात ज्यादा सुनते थे कंपेयर टू जमींदार, एंड लोकल लेवल पे ये जमींदार से ज्यादा पावरफुल थे और कोशिश किया करते थे कि लेट टैक्सेस इकट्ठे कर पाए जमींदार, तो उनकी जमींदारी जब्त हो जाएगी। फॉलोइंग रीजंस हैं, ये मैंने इसमें लिखे हुए, आप ये स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप बाद में पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, जिसके कारण ज्योतिदास का एक हाई स्टेटस है कि ये लोग ट्रेड और कॉमर्स, मनी लेंडिंग, बिजनेस, जैसे फर्स्ट पॉइंट था उसको कंट्रोल करते थे। जमींदार को वीकन करने के लिए ये रायट्स को उनके अगेंस्ट खड़ा करते थे और इनको जान के पेमेंट टाइम पे ना देने की कोशिश करते थे। ज्योतिदार जमींदार के हर एक्शन को अपोज करते थे, उनके अगेंस्ट खड़े होते थे। ज्योतिदास विलेज में ही रहते थे, इसीलिए इनके पेजेंट से कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी वो थी, क्या कहते हैं, पोजीशन, और इसीलिए सेकंड जो पॉइंट है वो इनकरेक्ट है, जिसमें ये कह रहा है कि ज्योतिदास लिव्ड इन सिटीज ओनली, तो ये गलत है। ज्योतिदास रिच होते थे, जिसमें सेकंड पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है कि वो लेस पावरफुल थे, वो भी गलत है, तो इसलिए स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डिफरेंट कोलोनियल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स जो कि बॉम्बे सिटी में हम देख सकते हैं? ट्रेडिशनल इंडियन बिल्डिंग, कॉलोनियल बंगलो, गॉथिक आर्किटेक्चर या ऑल ऑफ दीज? तो हमें सारे ट्रेडिशनल इंडियन बंगलोज, जो कॉलोनियल रूलर्स की जो बंगलोज, इंडियन बिल्डिंग्स, बंगलोज और गॉथिक आर्किटेक्चर, ये तीनों हमें देखने को मिलते हैं जब हम बॉम्बे सिटी की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस बिलीफ ने 1857 के इवेंट को, जो रिवोल्ट था, उसको शेप किया था? सोल्जर्स को ऐसी कार्ट्रिज दी गई थी जिसमें काउ और पिग का फैट था। कंपनी ने ऐसे रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स जैसे कि मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस की थी और सती को बैन किया था, ये सब इंट्रोड्यूस किया। थर्ड इम्पॉर्टेंट
of such reforms was prevention of sati system or widow remarriage, या फिर all of the above। तो इसका आंसर all of the above है, क्योंकि काउ और पिग का फैट भी एक रिलीजियस फैक्टर से ही रिलेटेड है, और कंपनी ऐसे मॉडर्न मेथड इंट्रोड्यूस कर रही थी जिससे लोगों के मन में था कि ये हम सबको, चाहे हिंदू है मुस्लिम है, हम सबको क्रिश्चियन बनाना चाहती है। तो वो जो फियर था वो उनके अंदर आया और उसने एकदम से रिवोल्ट का फॉर्म लिया इन 1857। आगे बढ़ते हैं। हु ऑर्गेनाइज्ड आदिवासीज इनटू एन आर्मी एंड लेड द फेमस संथल होल इन 1784 ब्रिटिश के अगेंस्ट? बिरसा मुंडा, तिक्का महांजी, जयपुर सिंह मुंडा या फिर तांतिया भिल? तो इसका आंसर है तिक्का मांझी। इन्होंने 1784 में ब्रिटिश के अगेंस्ट जो सारे के सारे ट्राइब थे, संथल थे, उनको मोबिलाइज किया था। तो फेमस वो एक आर्मी अपनी उन्होंने इकट्ठी ऑर्गेनाइज की थी आदिवासीज की। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? विलियम बेंटिक, एनी बेसेंट, राम मोहन रॉय या फिर सर विलियम जोन्स? तो इसका आंसर है सर विलियम जोन्स, और ये 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंड की गई थी। अगर हम विलियम बेंटिक की बात करें तो इन्होंने सती को एबॉलिश किया था 1829 में, और इनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न जो वेस्टर्न एजुकेशन है इन इंडिया, उसका फादर भी हम इन्हें कहते हैं, विलियम बेंटिक को। एनी बेसेंट ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो, फर्स्ट वुमेन थी जो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। राम मोहन रॉय जो थे, इनको तो स्टार्टेड ब्रह्मो समाज, उनको स्टार्ट करने वाला इनको माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम 600 बीसी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अगर हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के कॉन्टेक्स्ट में देखें, यूज ऑफ प्लो शुरू हो गया था गंगा और कावेरी बेसिन में। फार्मर्स को अलाउ नहीं होता था आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ, वर नॉट अवेयर, उनको अवेयरनेस नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ इरिगेशन भी होता है। एक्सेसिव, टू मीट द डिमांड्स ऑफ एक्सेसिव टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस को पूरा करने के लिए विदाउट टेकिंग लेसर प्रोड्यूस, फार्मर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ रही थी, और डिमांड्स ऑफ टैक्सेस पोस्ट 600 बीसी बढ़ गए थे। तो इसका आंसर जो सही है, जो इसमें से इनकरेक्ट है, वो है फार्मर्स वर नॉट अवेयर अबाउट आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ इरिगेशन, ये इनकरेक्ट है। बाकी ये सही है, प्लॉ यूज होना शुरू हो गया था, टैक्सेस बहुत ज्यादा थे इसीलिए उनको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ रही थी, और 600 के बाद तो टैक्सेस और भी बढ़ गए थे, कर जो होता था वो बढ़ गया था। तो और आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ इरिगेशन तो बहुत पहले से पता ही थी, तो इसलिए ये आपका आंसर है, जो इनकरेक्ट है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। इसमें से आपके कितने सही हुए आप मुझे कमेंट बॉक्स में झटपट बता दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स भी मैंने बीच बीच में मेंशन किए हैं जो आपको हेल्प करेंगे।